हेलो विद्यार्थी, बीडीएस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आपका पार्ट नंबर 2 चल रहा है, जिसकी पिछली क्लास में मैंने आपके दो कॉन्सेप्ट जो थे, एक तो था दूध से क्रीम को कैसे पृथक कर सकते हैं, इसके बारे में आपको समझाया कि दूध से क्रीम को कैसे पृथक कर सकते हैं। और इसकी विधि का नाम मैंने बताया था अपकेंद्रण विधि। कौन सी बताई थी? अपकेंद्रण विधि। आई बात समझ में? और नंबर दूसरा जो बताया था कि दो अघुलनशील का अर्थ मैंने बता दिया था कि जो आपस में क्या नहीं होते हैं, घुलते नहीं हैं। तो दो अघुलनशील द्रव्यों के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं? दो अघुलनशील द्रव्यों के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं? तो मैंने आपको बताया था पृथक्करण विधि के द्वारा। कौन सी विधि के द्वारा? पृथक्करण विधि के द्वारा, जिसमें पृथक्करण कीप काम में ली जाती है। और आज मैं आपको एक नया टॉपिक, नमक और कपूर के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं, इसके बारे में आपको समझाने जा रहा हूं कि नमक, कौन सा? नमक और कपूर, ध्यान देना, समझना प्रिय छात्र छात्राओं। नमक और कपूर के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं, ये आपका अगला टॉपिक है। अगला टॉपिक जिसको मैं आपको समझाने जा रहा हूं, नमक और कपूर के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं, ध्यान देना, कैसे पृथक कर सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आपका। आई बात समझ में कि नमक और कपूर के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं। तो मैं आपको इसका उत्तर अगर देना चाहूं तो एक लाइन का उत्तर आता है ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा। कौन सी विधि के द्वारा? ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा। ध्यान देना, ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा। कौन सी विधि के द्वारा? ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा। आई बात समझ? अगर एक नंबर में पूछे वो कि नमक और कपूर के मिश्रण को आप कैसे पृथक कर सकते हैं, तुम्हारा उत्तर होना चाहिए कौन सी विधि के द्वारा? ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा। कौन सी विधि के द्वारा? ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा। अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने आपको ऊर्ध्वपातन के बारे में बताया था, और ऊर्ध्वपातन में मैंने आपको समझाया था कि कुछ, ध्यान देना, ऊर्ध्वपातन के बारे में बताया था कि कुछ ऐसे ठोस पदार्थ होते हैं, ध्यान देना, कुछ ऐसे ठोस पदार्थ होते हैं जिन्हें गर्म करने पर बिना द्रव्य में बदले सीधे ही गैस अवस्था में बदल जाते हैं। समझना दोबारा से, कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें गर्म करने पर बिना द्रव्य में बदले सीधे किसमें? गैस अवस्था में बदल जाते हैं, और ठंडा करने पर पुनः ठोस अवस्था में बदल जाते हैं। ऐसे पदार्थों को हम ऊर्ध्वपातिज पदार्थ तथा इस गुण को हम ऊर्ध्वपातन गुण के नाम से जानते हैं। और मैंने उदाहरण भी दिए थे, जैसे कपूर और नौसादर को हम अमोनियम क्लोराइड के नाम से भी जानते हैं। ऐसा मैंने आपके लिए पाठ नंबर 1 में समझाया था। किसमें? पाठ नंबर 1 में।
ऊर्ध्वपातन के बारे में कि कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जो गर्म करने पर द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे गैस अवस्था में बदल जाते हैं और ठंडा होने पर पुनः ठोस अवस्था में आ जाते हैं। उन्हें हम ऊर्ध्वपातिज पदार्थ तथा इस गुण को हम ऊर्ध्वपातन गुण के नाम से जानते हैं, जैसे कपूर और नौसादर। तो उससे रिलेटेड ये प्रश्न है, उससे रिलेटेड ही एक टॉपिक है। क्लियर? टॉपिक क्या है अपना कि नमक और कपूर के मिश्रण को आप कैसे पृथक कर सकते हैं। और मैं बता रहा हूं कि नमक और कपूर के मिश्रण को हम ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा पृथक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो कपूर होता है, समझना, लिख देता हूं इस बात को, कपूर ऊर्ध्वपातिज पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? ऊर्ध्वपातिज पदार्थ है, ऊर्ध्वपातिज प्रकृति का होता है। एक ही बात है, कपूर ऊर्ध्वपातिज पदार्थ है या ऊर्ध्वपातिज पदार्थ है या ऊर्ध्वपातिज प्रकृति का होता है। कैसी प्रकृति का? ऊर्ध्वपातिज प्रकृति का। क्लियर? तो ऊर्ध्वपातिज प्रकृति है तो कौन सी विधि अपनानी पड़ेगी? तो हमें ऊर्ध्वपातन विधि अपनानी पड़ेगी। कौन सी विधि? ऊर्ध्वपातन विधि अपनानी पड़ेगी। क्लियर? इसका एक चित्र है, उसके द्वारा मैं आपको समझा देता हूं प्रयोग को, क्योंकि हम जानते हैं, बात मैंने बता दी, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है कि जो कपूर होता है ना, कपूर जब इसको गर्म करते हैं, क्या करते हैं? गर्म करते हैं, तो बिना द्रव अवस्था में बदले और सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है। और पुनः ठंडा करेंगे तो ये ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, या ठंडा करने पर पुनः ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। आई बात समझ? और इस गुण को हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन गुण, तथा इन पदार्थों को हम ऊर्ध्वपातिज पदार्थ के नाम से जानते हैं। क्लियर? तो कौन सी विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं? ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा। किसको? नमक और कपूर के मिश्रण को ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा। इसका एक चित्र है, चित्र को समझ लीजिए। क्या है इसका चित्र और क्या है इसका प्रयोग, समझना। एक चीनी मिट्टी की क्या लेते हैं? प्याली लेते हैं, इस तरह ध्यान देना। एक चीनी मिट्टी की ऐसे प्याली लेते हैं। आई बात समझ? क्या ले ली हमने? चीनी मिट्टी की प्याली, चीनी मिट्टी की प्याली, मिट्टी की प्याली। क्लियर? क्या ली? चीनी मिट्टी की क्या ली हमने? एक प्याली ली। क्या ली? प्याली ले ली। और इस प्याली में क्या? नमक और कपूर का मिश्रण लेते हैं। क्या लेते हैं इसके अंदर? क्या लेते हैं इसके अंदर? नमक, NaCl, सोडियम क्लोराइड, नमक एवं कपूर का, नमक एवं कपूर का क्या लेते हैं? मिश्रण लेते हैं। क्या लेते हैं? मिश्रण। क्लियर? नमक एवं कपूर का क्या लेते हैं? मिश्रण। समझना दोबारा प्रयोग को। एक चीनी मिट्टी की क्या ली हमने? प्याली ली। क्या ली? चीनी मिट्टी की हमने क्या ली? एक प्याली ली। ले ली प्याली। क्लियर? आई बात समझ में? और इसके अंदर हमने क्या ले लिया? नमक एवं कपूर का क्या ले लिया? मिश्रण ले लिया। क्या ले लिया? नमक एवं कपूर का क्या ले लिया? मिश्रण ले लिया। क्लियर? अब एक हम क्या लेते हैं? कीप लेते हैं। क्या लेते हैं? कीप। और कीप को उल्टा करके, ये कीप लेते हैं और कीप को उल्टा करके, क्या करके? उल्टा करके, और चीनी मिट्टी की प्याली के ऊपर क्या कर देते हैं? रख देते हैं। ऐसे हमने कीप ली, ठीक है ना। और कीप को हमने क्या किया? उल्टा किया, इस तरह। कीप को क्या किया? उल्टा किया, और चीनी मिट्टी के ऊपर हमने उस कीप को क्या कर दिया? रख दिया। इस तरह रख दिया उसको, कीप को। यानी आई बात समझ? क्या ली हमने? कीप ली, और कीप को क्या किया हमने? चीनी मिट्टी की जो प्याली थी उसके ऊपर क्या कर दिया? उल्टा रख दिया। क्या रख दिया? उल्टा रख दिया। इस तरह कीप ली हमने, ठीक है ना। कीप, आई बात समझे? कीप ली, ठीक है ना। और कीप को क्या किया हमने? चीनी मिट्टी की जो प्याली थी उसके ऊपर रख दिया। कीप ऐसे होती है, सामान्यतः आपने देखी होंगी। कीप इस तरह भी बना देते हैं चित्र को, जैसे भाई इसका खुला हुआ मुख हो गया, और इसको चित्र को हम ऐसे भी चित्रण कर देते हैं, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे।
ठीक है ना। क्या हो गई ये कीप हो गई, क्या हो गई कीप। तो इस कीप को इस तरह इसके ऊपर क्या कर दिया हमने रख दिया, क्या कर दिया रख दिया, कंप्लीट क्या कर दिया रख दिया। और जो कीप रखी थी, कीप जो थी इसके मुख को, जो नलीनुमा संरचना मुख होता है खुला हुआ, इसको रुई से क्या कर दिया बंद कर दिया। किससे रुई से, रुई से क्या कर दिया बंद, क्या कर दिया रुई से बंद कर दिया, क्या कर दिया रुई से बंद कर दिया। क्लियर क्लियर। और अब क्या करते हैं एक बन्नल लेते हैं, यानी क्या लगा देते हैं यहाँ पर एक जाली लगा देते हैं और एक क्या लेते हैं बन्नल लेते हैं, इस तरह क्या लेते हैं बन्नल लेते हैं, इस तरह एक क्या लेते हैं बन्नल लेते हैं, ठीक है ना। इस तरह एक बन्नल लेते हैं, इस तरह एक बन्नल लेते हैं। आई बात समझ में, बन्नल ले लिया, ठीक है ना, बन्नल ले लिया। एक क्या ले लिया बन्नल ले लिया। और बन्नल की सहायता से चीनी मिट्टी की प्याली क्या कर रहे हैं हम गर्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं गर्म। ध्यान देना, दोबारा समझना। एक चीनी मिट्टी की क्या ली प्याली ली और उस प्याली के अंदर, उस प्याली के अंदर हमने क्या किया, फिर ये छात्राओं उस प्याली के अंदर हमने नमक और कपूर का क्या ले लिया मिश्रण, नमक एवं कपूर का क्या ले लिया मिश्रण। क्लियर। अब हमने क्या ली कीप ली और कीप को उल्टा रख दिया किसके चीनी मिट्टी की प्याली के ऊपर। और कीप का जो कीप होती है ना, कीप के खुले हुए जो मुख था उसको रुई से क्या कर दिया बंद कर दिया। और हमने एक बन्नल लिया और बन्नल की सहायता से हम चीनी मिट्टी की प्याली क्या कर रहे हैं गर्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं चीनी मिट्टी की प्याली क्या कर रहे हैं गर्म कर रहे हैं। चीनी मिट्टी की प्याली, चीनी मिट्टी की प्याली, प्याली, ठीक है ना। चीनी मिट्टी की प्याली को क्या कर रहे हैं गर्म कर रहे हैं, ठीक है ना। चीनी मिट्टी की प्याली को गर्म कर रहे हैं। तो हम क्या देखते हैं, क्या देखते हैं समझना। तो हम देखते हैं जब चीनी मिट्टी की प्याली को हम धीरे धीरे क्या करते हैं गर्म करते हैं, तो हम देखते हैं कपूर जो है क्या है कपूर, कपूर की क्या बनती है वाष्प बनती है। क्या बनती है कपूर की वाष्प। क्यों, क्योंकि जो कपूर है, कपूर क्या बनती है वाष्प बनती है। वाष्प क्यों बनती है, क्योंकि कपूर एक ऊर्ध्वपातिज पदार्थ है। क्या है कपूर एक ऊर्ध्वपातिज पदार्थ है, क्योंकि मैंने बता दिया ऊर्ध्वपातिज पदार्थ उन्हें कहते हैं या कुछ ऐसे ठोस होते हैं जिन्हें गर्म करने पर बिना द्रव्य में बदले और सीधे गैसीय अवस्था में क्या हो जाते हैं बदल जाते हैं। गैसीय अवस्था में क्या हो जाते हैं बदल जाते हैं। आई बात में गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं। तो देखिए, और ठंडा करने पर पुनः ठोस अवस्था में क्या हो जाते हैं बदल जाते हैं। पुनः किस में बदल जाते हैं ठोस अवस्था में बदल जाते हैं। आ रही बात समझ, कौन से में ठोस अवस्था में बदल जाते हैं। आई बात समझ में। तो देखिए वही बात में, तो ठोस अवस्था में बदल जाते हैं पुनः ठंडा करने पर। किससे, सीधे गैस अवस्था से। क्या कहलाते हैं वो ऊर्ध्वपातिज पदार्थ। और इस गुण को हम क्या कहते हैं ऊर्ध्वपातन गुण के नाम से। और हम क्या पढ़ रहे हैं ऊर्ध्वपातन विधि। क्या पढ़ रहे हैं ऊर्ध्वपातन विधि। क्लियर। तो चीनी मिट्टी की प्याली को हम जब ने धीरे धीरे गर्म किया तो कपूर क्या बन जाती है वाष्प बन जाती है। और वाष्प क्या होती है, ये कीप की ऊपरी सतह है, यहाँ पर ऊपरी सतह में जाकर क्या हो जाती है यानी संघनित हो जाती है ऊपरी सतह पर। यानी कीप की ऊपरी सतह पर क्या हो जाती है संघनित हो जाती है, जमा हो जाती है। क्या हो जाती है जमा हो जाती है। कीप की ऊपरी सतह पर क्या हो जाती है संघनित हो जाती है। आई बात समझ में। वो ऊपरी सिरे पर जब संघनित होती है ना, इसका मतलब समझ रहे हैं आप कि कपूर वहाँ पर क्या हो जाता है ठोस अवस्था में जम जाता है। आई बात समझ। संघनित मतलब ठोस अवस्था में जाता है। कीप की ऊपरी सतह पर क्या हो जाती है संघनित। संघनित का मतलब क्या हो गया ठोस अवस्था में क्या हो जाता है जम जाता है। ठोस अवस्था में क्या होता है जम जाता है। ठोस अवस्था में क्या हो जाता है जम जाता है। यानी ठोस अवस्था में जाकर क्या हो जाता है जम जाता है। क्लियर। कोई प्रॉब्लम किसी को। चलते हैं आगे। तो और प्याली में क्या हो जाता है नमक शेष रह जाता है।
क्या रह जाता है प्याली में? नमक शेष रह जाता है, प्याली में नमक शेष। और हमें क्या करना था फिर ये छात्राओं? हमें नमक और कपूर को ही तो पृथक करना था। तो कपूर तो प्याली जो है उसके ऊपरी सतह पर जाकर क्या हो गया? जमा हो गया। और चीनी मिट्टी की प्याली में क्या शेष रह गया? नमक। इस प्रकार हम ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा नमक और कपूर के मिश्रण क्या कर सकते हैं? पृथक कर सकते हैं। कौन सी विधि हुई ये? ऊर्ध्वपातन विधि। कौन सी विधि हुई? ऊर्ध्वपातन विधि। क्लियर? क्लियर। और इस विधि का उपयोग, एक बात लिख लेना, इस विधि का उपयोग किस किस में करते हैं? इस विधि का उपयोग या इस विधि का प्रयोग, इस विधि का प्रयोग कपूर, नौसादर और नेप्थलीन आदि पदार्थों के शुद्धिकरण में भी किया जाता है। इस विधि का उपयोग या प्रयोग जो कपूर होता है, क्या होता है? कपूर होता है। नौसादर होता है, नौसादर क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड होता है। क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड। क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, 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 अमोनियम क्लोराइड। तो इस विधि का उपयोग कपूर है, नौसादर है, इसे अमोनियम क्लोराइड कहते हैं। क्लियर? नेप्थलीन है, क्या है? नेप्थलीन, 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 ठीक है ना? आदि को या आदि को क्या करने में? शुद्ध करने में। क्या करने में? शुद्ध करने में। इन आदि पदार्थों के शुद्धिकरण में किया जाता है। आदि पदार्थों के किसमें? शुद्धिकरण में। आदि पदार्थों के शुद्धिकरण में। और शुद्धिकरण का मतलब जानते हैं? शुद्ध करने में। क्या करने में? प्रिय छात्राओं, शुद्ध करने में। शुद्धिकरण, शुद्ध करने में। क्या करने में? शुद्ध करने में, शुद्धिकरण में किया जाता है। ध्यान देना, समझना, ठीक है ना? इस विधि का उपयोग कपूर है, नौसादर है, नेप्थलीन है आदि पदार्थों के शुद्धिकरण में किया जाता है। आई बात समझ में? प्रश्न मेरे हिसाब से आपकी समझ में आ गया हो। उत्तर प्रश्न था आपका कि एक नमक और कपूर के मिश्रण को आप कैसे पृथक कर सकते हैं? तो मैंने उत्तर दे दिया ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा, क्योंकि हम जानते हैं कपूर जो होता है ना, कपूर ये ऊर्ध्वपातिज पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? ऊर्ध्वपातिज पदार्थ है। कैसा पदार्थ है प्रिय छात्राओं? ये ऊर्ध्वपातिज पदार्थ है। क्लियर? और इसका ये पूरा क्रियाकलाप और प्रयोग था वो मैंने आपको समझा दिया बहुत गहराई से, और आशा करता हूँ बहुत अच्छी तरह से आपकी समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट इसमें क्या है समझना। वो एक टॉपिक इसमें थोड़ा सा और आता है, ध्यान देना कि क्या काली स्याही में रंग जो डाई एक ही रंग है? क्या काली स्याही में डाई एक ही रंग है? ये अपना अगला टॉपिक है, इसको आप नोट करना। पहले प्रश्न आपका बनता है, नोट कर रहा है, आपका टॉपिक है क्या काली स्याही में, क्या काली स्याही में डाई के बारे में आया था। रंग वाले घटक को क्या बोलते हैं? डाई। रंग वाले घटक को क्या बोलते हैं? डाई के नाम से जानते हैं। शुरुआत में टॉपिक पहला मैंने यही पढ़ाया है कि डाई वाले घटक में से काली या नीली स्याही को आप कैसे पृथक करेंगे? तो मैंने आपको उत्तर दिया था बाष्पीकरण विधि के द्वारा। कौन सी विधि के द्वारा? बाष्पीकरण विधि के द्वारा। यानी पहला टॉपिक मैंने यही पढ़ाया था, रंग वाले घटक को नीले या काले रंग की स्याही से आप कैसे पृथक कर सकते हैं? तो मैंने उत्तर दिया था बाष्पीकरण विधि के द्वारा। कौन सी विधि के द्वारा? बाष्पीकरण विधि के द्वारा। और अब टॉपिक है आपका क्या काली स्याही में डाई एक ही रंग है? एक ही रंग है। तो समझना भाई रंग और डाई का क्या मतलब है, ध्यान से, कि डाई दो या दो से अधिक रंगों का क्या होता है? मिश्रण होती है। जो डाई होती है ना, डाई, ये दो या दो से अधिक रंगों का क्या होती है? मिश्रण। वो कह रहा है क्या काली स्याही में डाई एक ही रंग है? और मैं उत्तर दे रहा हूं डाई का, पहले तो डाई का ही मतलब आना चाहिए। डाई क्या होता है? डाई होती है, समझना, ध्यान देना, कि डाई दो या दो से अधिक रंगों का, डाई दो या दो से अधिक रंगों का क्या होती है? मिश्रण होती है। तो लिखना, इस बात को मैं आपको लिखा देता हूं, डाई दो या दो से अधिक
डाई 2 या 2 से अधिक डाई 2 या 2 से अधिक रंगों का मिश्रण होता है। डाई 2 या 2 से अधिक रंगों का मिश्रण होता है। क्या होता है? मिश्रण। डाई 2 या 2 से अधिक रंगों का क्या होता है? मिश्रण होता है। डाई 2 या 2 से अधिक रंगों का क्या होता है? मिश्रण होता है। जो जल में कैसे होते हैं? विलय रहते हैं। जल में कैसे रहते हैं? विलय। समझना, डाई 2 या 2 से अधिक रंगों का क्या है? मिश्रण है। 2 या 2 से अधिक रंगों का, 2 या 2 से अधिक रंगों का। क्लियर? जो जल में कैसे हैं? विलय हैं। जो जल में विलय हैं, जो जल में विलय हैं, ध्यान देना, समझना। जो जल में कैसे हैं? विलय हैं। कैसे विलय? और इन्हें पृथक करने के लिए कौन सी विधि? क्रोमेटोग्राफी विधि का प्रयोग करते हैं। इन्हें पृथक करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग करते हैं? क्रोमेटोग्राफी का। जो ये रंग होते हैं ना आपस में, जो जल में विलय होते हैं, ये 2 या 2 से अधिक रंगों का मिश्रण है जो जल में विलय होते हैं। इन्हें पृथक करने के लिए, इन रंगों को जल से या आपस में जो रंग मिले हुए हैं इनको पृथक करने के लिए कौन सी विधि का? क्रोमेटोग्राफी विधि का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। कौन सी विधि का? क्रोमेटोग्राफी विधि का। आई बात समझ? कौन सी विधि का? क्रोमेटोग्राफी विधि का प्रयोग करते हैं। पृथक करने के लिए कौन सी विधि होती है? क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी विधि का क्या करते हैं? हम उपयोग करते हैं। क्रोमेटोग्राफी। आई बात समझ में? आई बात समझ? अब प्रश्न बनता है भाई, क्रोमेटोग्राफी क्या है? क्रोमेटोग्राफी क्या है? ये प्रश्न बनता है। अब क्रोमेटोग्राफी क्या है? तो सुनिए, क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, ध्यान देना कि ये ग्रीक भाषा का, ये ग्रीक शब्द है। ग्रीक शब्द क्रोमा, ग्रीक शब्द क्रोमा है। क्रोमा यानी क्रोमेटोग्राफी की उत्पत्ति किससे हुई है? ग्रीक शब्द क्रोमा से। किससे? क्रोमा से। यानी क्रोमेटोग्राफी जो है, क्रोमेटोग्राफी जो है, इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो ग्रीक शब्द क्रोमा से हुई है। ग्रीक शब्द किससे हुई है? क्रोमा से। और क्रोमा का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? रंग। ग्रीक शब्द क्रोमा से, और क्रोमा का अर्थ क्या होता है? रंग। यानी क्रोमेटोग्राफी जो है इसकी उत्पत्ति ग्रीक शब्द क्रोमा से हुई है। किससे हुई है? क्रोमा से। ग्रीक शब्द क्रोमा से हुई है। क्रोमा से हुई है। ठीक है ना? किससे हुई है? क्रोमा से। क्लियर? और जिसका अर्थ क्या होता है? रंग। क्या होता है? रंग। ध्यान देना, जिसका अर्थ क्या होता है? रंग। क्या होता है? रंग। ग्रीक शब्द क्रोमा से हुई है। और जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है रंग। जिसका अर्थ होता है रंग, कलर, रंग। आई बात समझ? ग्रीक शब्द किससे हुई है? क्रोमा से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? रंग। तो फिर इसे क्रोमेटोग्राफी क्यों कहते हैं? क्योंकि इस विधि का उपयोग सर्वप्रथम किसको? रंगों को पृथक करने में किया गया था, इसलिए इसका नाम क्रोमेटोग्राफी रख दिया। अरे भाई, इस विधि का उपयोग सबसे पहले रंगों को पृथक करने में किया गया था, इसलिए इस विधि का नाम क्या रख दिया? क्रोमेटोग्राफी। रंगों को पृथक करने में, रंग होते हैं क्यों मैंने बताया है। डाई क्या होता है? डाई 2 या 2 से अधिक रंगों का मिश्रण होता है। डाई 2 या 2 से अधिक रंगों का क्या होता है? मिश्रण होता है, जो जल में कैसे होते हैं? विलय। अब 2 या 2 से अधिक रंगों को जब हम क्या करेंगे? पृथक करेंगे, तो कौन सी विधि के द्वारा करते हैं? हम क्रोमेटोग्राफी के द्वारा। कौन सी विधि के द्वारा? क्रोमेटोग्राफी के द्वारा। क्लियर? और मैं कह रहा हूँ क्रोमेटोग्राफी क्या है, तो मैं कह रहा हूँ क्रोमेटोग्राफी क्या होती है? रंगों को पृथक करने के वाली विधि है। तो इसका नाम क्रोमेटोग्राफी क्यों पड़ा? क्योंकि सबसे पहले इस विधि का उपयोग रंगों को पृथक करने में किया गया था। रंगों को पृथक करने में किया गया था। इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग रंगों को पृथक करने में किया गया था, इसलिए इसे क्या कहते हैं? क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? क्रोमेटोग्राफी। क्लियर? क्लियर? किसको पृथक करने में? रंगों को पृथक करने में। ठीक है ना?
और कौन सी भाषा, यानी क्रोमेटोग्राफी को शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? क्रोमा भाषा, किससे? क्रोमा से। ग्रीक भाषा के शब्द क्रोमा से, ग्रीक भाषा के शब्द किससे? क्रोमा से, क्रोमा से हुई है। और जिसका अर्थ क्या होता है? रंग। तो क्या लिख देंगे? क्रोमेटोग्राफी क्या है? रंगों को पृथक करने वाली विधि को, रंगों को पृथक करने वाली विधि को, रंगों को पृथक करने वाली, रंगों को पृथक करने वाली विधि को क्या बोलते हैं भाई? हम क्रोमेटोग्राफी। क्या बोलते हैं? क्रोमेटोग्राफी। और क्रोमेटोग्राफी, 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 ठीक है ना। इसको क्रोमेटोग्राफी कर लेना, ना क्रोमेटी हो गया है ना, ये क्रोमेटो कर लेना, क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी। क्लियर? तो रंगों पृथक करने वाली विधि को हम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। क्रोमेटोग्राफी नाम क्यों पड़ा? प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, क्रोमेटोग्राफी नाम क्यों पड़ा गया इसका? सबसे पहले तो इसका उपयोग सबसे पहले रंगों को पृथक करने में किया गया था, इसलिए इस विधि का नाम क्रोमेटोग्राफी विधि पड़ा। क्लियर? और यह विधि ऐसे विलेय पदार्थों पृथक करने के काम में आती है जो एक ही ब्लैक में घुले हुए हों। ध्यान देना, इस बात को और लिख लेना, ठीक है ना, कि यह विधि जो होती है, यह विधि, ध्यान देना, यह विधि कौन सी विधि? क्रोमेटोग्राफी विधि। यह विधि ऐसे विलेय पदार्थों को, यह विधि ऐसे विलेय पदार्थों को, यह विधि ऐसे विलेय पदार्थों को, यह विधि ऐसे विलेय पदार्थों को क्या करती है? पृथक। यह विधि ऐसे विलेय पदार्थों को पृथक करने में काम में आती है, पृथक करने की क्या आती है? काम में आती है, ठीक है ना। ध्यान देना, समझना। तो ध्यान समझना प्रिय छात्राओं। इस लाइन को मैं पूरा लिखा देता हूं, ऊपर से थोड़ा सा बोर्ड को साफ कर देता हूं। समझना, आपकी विधि चल रही है कौन सी? क्रोमेटोग्राफी। कौन सी चल रही है? क्रोमेटोग्राफी। तो गौर देना, समझना। और मैं बता रहा हूं आपके लिए, यह विधि ऐसे विलेय पदार्थों को पृथक करने में काम में आती है जो एक ही ब्लैक में घुले हों। तो पृथक करने के काम में आती है, पृथक करने के काम में आती है। जो कैसे होते हैं? एक ही ब्लैक में कैसे हों? घुले हुए हों। जो एक ही ब्लैक में घुले हुए हों, जो एक ही ब्लैक में, जो एक ही ब्लैक में घुले हुए हों, जो एक ही ब्लैक में क्या हों? घुले हुए हों। आई बात समझ में? प्रश्न बहुत घूम के बनता है, क्रोमेटोग्राफी किसे कहते हैं? तो मैंने आपको बता दिया, क्रोमेटोग्राफी विधि का उपयोग सबसे पहले रंगों को पृथक करने में किया गया था। या आप ऐसे भी कह सकते हैं, प्रश्न आ जाए क्रोमेटोग्राफी क्या है, तो आपका उत्तर होना चाहिए, ध्यान दे समझना, कि रंगों को पृथक करने वाली जो विधि होती है, रंगों को पृथक करने वाली जो विधि होती है, इसको हम क्रोमेटोग्राफी विधि के नाम से जानते हैं। आई बात में? और इसका नाम क्रोमेटोग्राफी क्यों पड़ा? क्योंकि इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा शब्द किससे हुई है? क्रोमा से हुई है। इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा शब्द किससे हुई है? क्रोमा से हुई है, जिसका रंग क्या होता है? रंग। और आप जानते हैं डाई क्या होती है? डाई होती है दो या दो से अधिक रंगों का मिश्रण। अरे डाई क्या होती है? दो या दो से अधिक रंगों का क्या होती है? मिश्रण होती है। आई बात समझ में? दो या दो से अधिक पदार्थ क्या होती है? मिश्रण। दो या दो से अधिक रंगों का क्या होती है? मिश्रण। और मेरा प्रश्न क्या था? मेरा क्या काली स्याही में डाई एक ही रंग है? तो काली स्याही में डाई जो होता है ना, डाई एक ही रंग नहीं होता है, क्योंकि डाई तो दो या दो से रंगों का क्या होता है? मिश्रण होता है, जो जल में कैसे होते हैं? विलेय। और इनको पृथक करने के लिए हम
क्रोमेटोग्राफी विधि का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। कौन सी विधि का, क्रोमेटोग्राफी। अब प्रश्न यहाँ थोड़ा चेंज होता है, क्रोमेटोग्राफी क्या है, तो मैं बता दिया रंगों को पृथक करने वाली विधि। क्या बता दिया, रंगों को पृथक करने वाली विधि। क्रोमेटोग्राफी जो है इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा शब्द किससे हुई है, क्रोमा से हुई है। किससे हुई है, क्रोमा। किससे हुई है, क्रोमा। और क्रोमा का अर्थ क्या होता है, रंग। क्या होता है, रंग। इसलिए मैंने आपको लिख दिया था कि रंगों को पृथक करने वाली विधि को हम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। और यह विधि ऐसे विलेय पदार्थों को पृथक करने के काम में आती है जो एक ही ब्लैक में क्या होते हैं, घुले हुए होते हैं। जो एक ही ब्लैक में, भिन्न भिन्न ब्लैकों में नहीं, एक ही ब्लैक में घुले रहते हैं। और आप ब्लैक के बारे में जानते हैं, विलेय प्लस विलायक बराबर क्या बनाते हैं, विलयन। जो एक ही ब्लैक में घुले हुए हों, जो एक ही ब्लैक में क्या हों, घुले हुए हों। क्लियर। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है। कौन सा, क्या काली स्याही में डाई एक ही रंग है। और इसमें 2-3 प्रश्न बन जाते हैं। तो डाई के बारे में बताओ, डाई कितने रंगों में मिश्रण होता है, 2-3 रंगों का मिश्रण जो किसमें मिले होते हैं, जल में। क्रोमेटोग्राफी विधि क्या है, उसकी परिभाषा। क्रोमेटोग्राफी जो होती है ना, इसकी उत्पत्ति किस भाषा शब्द से हुई है, ग्रीक भाषा शब्द क्रोमा से, जिसका अर्थ क्या होता है, रंग। इस विधि का उपयोग लिख देना, इस विधि का उपयोग किस में, यह विधि ऐसे पदार्थों को पृथक करने का काम आती है जो एक ही ब्लैक में क्या हों, घुले हुए हों। क्लियर। नेक्स्ट इसका जो प्रयोग है, क्रियाकलाप है, उसको मैं नेक्स्ट अगली क्लास में आपके लिए समझाऊंगा। तब तक जो मैंने आपको पढ़ाया इसको आप याद कर लेना, कंप्लीट याद करके चलो साथ साथ, जिससे आपको ज़्यादा सफलता मिले। मिलते हैं नेक्स्ट इसके क्रियाकलाप के साथ नेक्स्ट अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, ओके।